नमस्कार साथियों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर निरस्त परीक्षा 2024 पिछले वर्ष हुआ था। 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 उसी के जीएस पेपर को हम लोग इसमें सॉल्व किया जाएगा। हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे साथियों, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे ताकि हमारे भविष्य में इधर साथियों 3-4 महीने में जीआईसी का एग्जाम है, एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन का एग्जाम है और टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है। लगभग 4-5-6 एग्जाम साथियों टीचिंग का हायर एजुकेशन से रिलेटेड होने वाला है हमारे उत्तर प्रदेश में। एक साथी का कमेंट भी था, गुड मॉर्निंग सर जी, जीआईसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे, जीआईसी कराएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी कराएंगे, हायर एजुकेशन कराएंगे, एलटी ग्रेड का कराएंगे, आश्रम पद्धति का एग्जाम कराएंगे, टीजीटी पीजीटी का। जैसे जैसे साथियों टाइप हो जा रहा है कंटेंट, वैसे वैसे हम सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करा के अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आइए आज के पेपर को सॉल्व करते हैं। ये हुआ था साथियों 17 अप्रैल 2025 शिफ्ट फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर निरस्त परीक्षा और पुनः से यह मई महीने में होगा साथियों। इस वर्ष 31 मई 2026 को इतिहास का पेपर होना सुनिश्चित है। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं पोस्टमार्टम के साथ। पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? साथियों पिछले वर्ष 2025 में खूब चर्चा में रहा था हमारे भारतीय मूल की दूसरी बार अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सुनीता विलियम्स। ये अंतरिक्ष में गई थी, इनके साथ में साथियों बुच बिलमोर भी थे। ये दोनों लोग अंतरिक्ष में अपने यान की खराबी के कारण कुछ समय तक फंस गए थे, फिर बाद में इनको सफलतापूर्वक 19 मार्च 2025 को लाया गया। 19 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक लाया गया। पूरा कहानी देखिएगा। 5 जून 2024 को ये लोग गए, बोइंग स्टार लाइनर से गए थे। 19 मार्च 2025 को नासा का स्पेस एक्स क्रू मिशन जो था, इसी मिशन में ये लोग गए थे। नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन, इस मिशन के तहत ये लोग गए थे 5 जून 2024 को। किस विमान से गए थे, किस यान से गए थे? तो बोइंग स्टार लाइनर से गए थे। आए कब? 19 मार्च 2025 को ड्रैगन कैप्सूल से इनको सफलतापूर्वक वापस लाया गया धरती पर। 19 मार्च 2025 ड्रैगन कैप्सूल से। इनके साथ दो लोग और भी थे, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। निक हेग, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, बुच बिलमोर और सुनीता विलियम। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न था, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों पिछले वर्ष तक हमारे भारत में 58 टाइगर रिजर्व थे। 58 टाइगर रिजर्व, तो लेटेस्ट में जो बना था 58वां टाइगर रिजर्व, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व हमारे देश का बना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन आप याद रखिएगा 59वां टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हो गया है। 59वां टाइगर रिजर्व देवरीगढ़, देवरीगढ़ उड़ीसा, देवरीगढ़ उड़ीसा हमारे भारत का 59वां टाइगर रिजर्व है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? एम एस स्वामीनाथन साहब को सम्मानित किया गया, कर्पूरी ठाकुर को भी, चौधरी चरण सिंह को, हरमनप्रीत नहीं साथियों, इसमें हरमनप्रीत नहीं है। तो 1, 2, 3 विकल्प हमारा हो जाएगा बी, केवल 1, 2, 3। इनके अलावा साथियों लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव, 5 लोगों को 2024 भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 25 में यह अवार्ड उनको प्रदान किया गया। पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? महादेई वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महादेई साथियों गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? पांचवा प्रश्न, हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर इनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना रहता है। इनेमल साथियों, इनेमल हमारे मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होता है इनेमल। उसका निर्माण किससे होता है पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट यानी फास्फोरस और कैल्शियम दोनों होता है इनेमल में, और ये सबसे मजबूत हड्डी है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिज होता है साथियों। सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कान में होता है स्टेपिज, स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछा जाए तो वो जंघे में होता है फीमर साथियों। और सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछा जाए, सबसे मजबूत हड्डी तो यही होता है एनामल, या आप इनेमल कहिए, एनामल या इनेमल। और साथियों एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये इनेमल दांत जबड़े से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दांत को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दांत की संख्या कितनी होती है? दांत की संख्या होती है टोटल 32, लेकिन 20 दांत जो है इनका पुनर्जन्म होता है।
20 दांत का पुनर्जन्म होता है। इसीलिए साथी इस दांत को हिंदी में द्विज भी कहा जाता है, दोबारा जन्म होता है। कितने दांत का? 20 दांत का। इस दांत का नाम क्या होता है? याद रखिएगा, आईसीपीएम। आईसीपीएम, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इसकी संख्या कितनी होती है? 2, 1, 2, 3। दो एक साइड में अगर आप इसको देखे साथियों, तो ये पूरा अगर ऊपर का दांत है और ये नीचे का दांत है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 2, 1, 2, 3 ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर इधर भी 2, 1, 2, 3, फिर इधर भी 2, 1, 2, 3, यहाँ भी 2, 1, 2, 3। अब इस तरह से आप याद करिए, इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इंसीजर हो गया। कैनाइन कितना होता है? जिसे चीरने वाला, फाड़ने वाला दांत कहा जाता है। और जो मांसाहारी होते हैं, जानवर होते हैं, उनका यही दांत साथियों, जो कैनाइन होता है, वो लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कैनाइन होता है 4। प्रीमोलर कितना होता है? 8। और मोलर कितना होता है, जो सबसे लास्ट में होता है? तो वो 3 चौको 12 होता है। यही दांतों की संख्या साथियों याद करने का ट्रिक है, आईसीपीएम 2, 1, 2, 3। छठा प्रश्न हम देखते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? माध्यमिक विद्यालय में साथियों 6 से 8 क्लास को कहा जाता है। माध्यमिक 6 से 8। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फॉर्मेट क्या है स्कूल का? तो 5+3+3+5+3+3+4 है। देखिएगा 5 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 5 जो है साथियों, जो बाल वाटिका होता है या कॉन्वेंट स्कूल में एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी कहा जाता है, वो 3 क्लास हो गया। हम इसको समझ सकते हैं साथियों, एलकेजी यूकेजी, एलकेजी यूकेजी ना लिखते हैं, बाल वाटिका लिखते हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का है। बाल वाटिका, बाल वाटिका, किंडरगार्टन, ये 3 वर्षेस में रहना। और उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, यानी कि ये 3 हो जा रहा है, 3 साल ये, और 1 और 2 में, कक्षा 1 और 2 में ये 5 हो गया। उसके बाद कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, ये 3 साल बच्चे पढ़ेंगे, तो ये 3 हो गया। फिर 5 के बाद 3 होता है साथियों, ये 6, 7 और 8वीं क्लास। और फिर ये लास्ट जो 4 है, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 का प्रतिनिधित्व करता है। 5+3+3+4, ये पैटर्न हो गया है एनईपी 2020 के अनुसार। एनईपी 2020 का किसकी सिफारिश पर इसको लागू किया गया था? तो कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन साहब कौन थे? तो इसरो के पूर्व प्रमुख थे। इसरो के पूर्व प्रमुख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? उत्तर हो जाएगा महर्षि अरबिंदो। समग्र शिक्षा महर्षि अरबिंदो ने प्रतिपादन किया था। इनसे कुछ बात याद रखिएगा साथियों, ये इतिहास में हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। बाद में इन्होंने क्रांतिकारी और राजनीति से संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद ये पांडिचेरी चले गए, जिसको अब पुदुचेरी कहा जाता है। 1954 में फ्रांसीसियों से जो खाली कराया गया, वही पांडिचेरी पुदुचेरी कहलाता है। यहीं पर इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, जिसका नाम है ओरविले आश्रम। तो ओरविले आश्रम की स्थापना किसने की? महर्षि अरविंद ने। महर्षि अरविंद क्यों सन्यासी बन गए? तो देखिएगा, क्रांतिकारी थे, तो कलकत्ता के पास साथियों मणिक तल्ला एक बिल्डिंग था, मणिक तल्ला। उसी मणिक तल्ला केस में इनको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन सबूत के अभाव में बच गए थे, और बचने के बाद इन्होंने क्रांतिकारी और राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास ले लिया था। महर्षि अरविंदो, इन्होंने ही टोटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट दिया था। समग्र शिक्षा कॉन्सेप्ट या टोटल एजुकेशन कॉन्सेप्ट किसका है? तो महर्षि अरविंद का। ऐसे साथियों याद रखिएगा, अंत्योदय, अंत्योदय किसका विचार है? तो अंत्योदय विचार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। उत्तर इसमें हो जाएगा साथियों ए। देखिएगा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, याद कर लीजिए। शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर ट्रेनिंग के बारे में, पढ़ाई के बारे में कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 15 में। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 23 में कहा गया है। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन जोड़ा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 20 में। और प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ किसको कहते हैं साथियों? जब ना आप सही समय में पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर बाद में भी आपको डाइट के माध्यम से एजुकेशन दिया जाता है। मान लेते हैं सपोज दैट आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है, आपने हाई स्कूलिंग पढ़ाई नहीं की है या इंटर की पढ़ाई नहीं की, तो बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है साथियों प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अध्याय 21 में कहा गया है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा ये। देखिएगा 4, 1, 2, 3, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा साथियों। शिक्षक शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अध्याय 15 में, प्रौद्योगिकी शिक्षा का उपयोग के बारे में अध्याय 23 में, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अध्याय 20 में, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अध्याय 21 में। अगला,
एनईपी 2020 में ईसीसीई का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। ईसीसीई अर्ली अर्ली और सी से चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और केयर देखभाल केयर, और शिक्षा का एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, ये हो जाएगा साथियों ईसीसीई का फुल फॉर्म किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या पूछा गया था? आर्थिक विकास के लिए पूरा दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्र गौरव एपीजे अब्दुल कलाम ने गांवों को शहर की तरह अत्याधुनिक सुविधा से जोड़ने के लिए शहरों में जो जो हमारे गांव से पलायन शहरों में होता है, लोग शहरों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो गांव में भी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पूरा योजना इनके दिमाग की उपज थी। इन्होंने साथियों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, देखिएगा डिटेल, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक थी टारगेट 3 बिलियन। इसी पुस्तक में इन्होंने पूरा दृष्टिकोण को दिया था और 2004 में यह पूरा कॉन्सेप्ट आया था। पूरा का फुल फॉर्म भी अपना, पूरा मतलब टोटल नहीं साथियों, पूरा का मतलब होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। रूरल एरिया के क्षेत्रों को शहरी की तरह जो आवश्यकता होती है उसको प्रोवाइड कराना। पूरा का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। साथियों 2016 से लेकर के 2021 तक के पीसीएस प्री के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहा है, ध्यान दीजिएगा आप। पूरा दृष्टिकोण का फुल फॉर्म हो गया, 2004 में आया था। इसमें 6 उपागम या आवश्यक तत्व बताए गए थे कि गांव में सड़क होना चाहिए, सिंचाई होना चाहिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, पेयजल होना चाहिए। 6 आयाम थे, देख लीजिएगा, सड़क, सिंचाई, विद्युत, आवास, टेलीफोन और पेयजल। उसके बाद साथियों फिर से 2012 में पूरा का सेकेंड वर्जन शुरू हुआ, पूरा 2.0 2012 में शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। राजस्थान, राजस्थान साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। असम में है मानस, और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 4-3-4-3-1-2, 4-3-1-2, उत्तर हो जाएगा बी। देखिएगा 12वां प्रश्न क्या पूछा गया है? रियो प्लस 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है साथियों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है रियो प्लस 20। और सतत विकास पहली बार कब आया था? 1972 में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, सतत विकास को पहली बार, सतत विकास 1972। 13वां प्रश्न, ए एन पी आर का अर्थ क्या है? ए एन पी आर का अर्थ है साथियों ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान। उत्तर हो जाएगा 13 का डी। एक साथियों मोटरसाइकिल या कार में देखे होंगे नया नंबर प्लेट अब आ रहा है, उस नया नंबर प्लेट का फुल फॉर्म क्या है, नाम क्या है? एच एस वी एन, एच एस वी एन, ध्यान रखिएगा। एच एस का हो गया हाई सिक्योरिटी व्हीकल नंबर, हाई सिक्योरिटी व्हीकल नंबर, एच एस वी एन। जो साथियों आप अगर अनियमित रूप से गाड़ी चला रहे हैं या ट्रिपलिंग कर रहे हैं, किसी भी ट्रैफिक नियम को अगर आप तोड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक जो है कैमरे से स्कैन होकर के जो नया नंबर प्लेट है एच एस वी एन नंबर प्लेट स्कैन होकर के आपका चालान कट जाएगा, वही है एच एस वी एन। 14वां प्रश्न देखिएगा, सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? पहली बार 1972 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1972 में आया था। एजेंडा 21 कब आया था? एजेंडा 21 कब आया था? तो 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आया था 1992 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1972 में आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइमिन ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है साथियों, जलवाष्प है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ये। हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद एनएएसी का प्राथमिक फोकस है? प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक फोकस है नैक का
नैक का उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन। उच्च शिक्षा संस्थान है जो भी हमारे देश में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन सब को ग्रेडिंग देना इसका काम है। सुने होंगे आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय को NAAC प्लस डिग्री मिला है, A प्लस का उनको रैंकिंग मिला है, A प्लस प्लस का प्रत्यायन मिला है। तो ये प्रत्यायन कौन देता है? नैक देता है। नैक क्या है? नैक साथियों यूजीसी के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है नैक। इसी का काम है उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेडिंग देना, उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेडिंग देना नैक। अगला, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 24 में तो दिया गया था साथियों, जापान की संस्थान है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले में जो बचे लोग थे उन्हीं का एक संगठन है निहान हिंडानक्यो, इसी को 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों 2025 में 2025 का नोबेल पुरस्कार आप याद रखिएगा, आपको किसी एग्जाम में मिल जाएगा यह। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला देश, याद करिए जैसे ईरान में इस समय संघर्ष चल रहा है, कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनका नाम है साथियों निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना ने इनके देश में घुस करके रातों रात उठा लिया था। उसी वेनेजुएला देश के विपक्ष नेता मारिया कोरिना मारिया कोरिना इन्हीं को साथियों 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 का। फिर बाद में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, विवाद हुआ, तो इन्होंने कहा कि हम जो है यह अवार्ड दुनिया में जो सबसे ज्यादा शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम करते हैं ट्रंप, उनको हम प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन के पूर्णतः पक्ष में था? उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी लोग पक्ष में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन जो आया था साथियों मार्च 1946 में, और इससे 4 साल पूर्व में आया था मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन कितने सदस्य थे? 1 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ही अध्यक्ष था, वही सदस्य था, लेकिन ये असफल हो गया। फिर बाद में 4 साल बाद 3 सदस्य आता है जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, और दूसरा वही क्रिप्स, इसमें भी आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा नाम एबी अलेक्जेंडर ये 3 सदस्यीय एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य साथियों कैबिनेट मिशन था। ये तीनों के तीनों ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसीलिए इसको मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है। मंत्रिमंडलीय मिशन या कैबिनेट मिशन, इसी की सिफारिश पर हमारे देश में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन से। संविधान सभा का कार्य क्या? तो संविधान सभा का कार्य साथियों संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का काम हुआ संविधान को बनाना। इसी कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। 19वां प्रश्न है, 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल साथियों, क्योटो एक शहर है कहाँ पर? जापान में। यहीं पर 1997 में एक प्रोटोकॉल होता है, इसलिए इसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इस क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है 2005 में। लागू कब किया गया है? 2005 में। इसका उद्देश्य है क से क्योटो और क से कार्बन का उत्सर्जन को कम करना। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा डी। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, यानी कार्बन क्रेडिट करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस में मेनली जो है साथियों कार्बन ही यौगिक है। कार्बन उत्सर्जन की कमी करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जो 2005 में लागू हुआ है। देखिए उत्तर हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न क्या पूछा गया है? 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता, 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता रानी लक्ष्मीबाई, कहाँ से? झांसी से। मंगल पांडे, ये साथियों 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर छावनी से रिवोल्ट करते हैं, और ये साथियों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के सिपाही थे। इन्होंने मेजर जनरल बाग और ह्यूसन, 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार करके विद्रोह किया। और उसके बाद साथियों 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर 31 मई 1857 को हमारे देश के सैनिकों ने 1857 की क्रांति की तैयारी की, लेकिन तय समय से पूर्व 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, इसलिए मेरठ शहर को क्रांति की नगरी कहा जाता है। तो मंगल पांडे हो गया। बहादुर शाह जफर ने साथियों दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, और 1857 के विद्रोह के प्रमुख लीडर भी बहादुर शाह जफर थे। मीर निसार अली नहीं थे साथियों, ये नाम नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा 1 2 3 विकल्प में 1 2 3
केवल 1, 2, 3 1857 के लीडर थे। देखिएगा अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, गंगा नदी के जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उत्तर क्या होगा साथियों? भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, ये सही है। गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, सही बात है। उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। सतलज और झेलम गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं, ये गलत है। ये सही है, ये गलत है। किसकी सहायक है? सतलज और झेलम सिंधु की सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा के दाहिने तट से प्रमुख सहायक नदी है, सही बात है साथियों ये भी। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 1, 2 और 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न क्या पूछा गया है? खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? खैबर दर्रा साथियों पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत तीनों को मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को मध्य एशिया से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा खैबर दर्रा। अगला 23वां प्रश्न है, कोरियोलिसिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? कोरियोलिसिस प्रभाव साथियों पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं। पृथ्वी का जब घूर्णन होता है तो स्थानीय पवनें चलती हैं। वो स्थानीय पवनें पूछा जाता है हमसे एग्जाम में। वो स्थानीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। रटे रहिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती है स्थानीय पवनें। कब? जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसी को कहा जाता है कोरियोलिसिस बल। अगला प्रश्न, क्रिस्टी कावेंट्री जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी, निम्नलिखित में से किस देश से हैं? उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे, और इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को अभी हाल ही में हरा दिया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, वहीं की महिला है क्रिस्टी कावेंट्री। यह साथियों पहली अफ्रीकी और पहली महिला बनी जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी। कब? तो मार्च 2025 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं? देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या में जो फैक्चुअल डेटा होता है उसको 2-3 बार पढ़ के आप याद कर लेते होंगे, लेकिन ये पॉलिसी से जो संबंधित क्वेश्चन है ये डीप में पूछा गया है। आप इसको ध्यान रख रहिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है, एकदम रट लीजिएगा साथियों। 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखना ये टारगेट है। हमारी जनसंख्या नीति कब आई थी? सन 2000 में। जनसंख्या नीति कब आई थी हमारे देश की? 2000 में। उसी में कहा गया कि 2045 तक हमारे देश की जनसंख्या को स्थिर रखते, ना बहुत ज्यादा न बढ़े न बहुत ज्यादा घटे, तो ये सही है। दूसरा, मातृ मृत्यु दर, ये मातृ मृत्यु दर है साथियों, इसको 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। हमारे देश में जब 1 लाख महिलाओं के साथ डिलीवरी होता है, बच्चा पैदा होता है, तो बहुत सारी महिलाएं स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में या जागरूकता कमी में डेथ हो जाता है माताओं का। तो वही लक्ष्य रखा गया कि 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना ही सही है। ये भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए, तो दोनों सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक शिशु मृत्यु दर भी है साथियों। 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखना, मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना और शिशु मृत्यु दर को 1000 में 30 से कम लाना। अभी क्या होता है, 1000 बच्चों का जन्म होता है, उसमें 30 से ज्यादा बच्चों का डेथ हो जाता है जन्म के दौरान ही, प्रसव के दौरान ही। तो वो शिशु मृत्यु दर 30 से कम लाना 1000 में, और मातृ मृत्यु दर 1 लाख में 100 से नीचे लाना, और जनसंख्या स्टेबल करना हमारे देश का 2045 तक। इसका टारगेट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है? कैपिटल मार्केट सबसे प्रमुख कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध कौन सा है हमारे देश का? तो शेयर बाजार है और बॉन्ड बाजार है। 1 और 2 है साथियों। भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी खाता नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस में आप डिपॉजिटरी अकाउंट खोल दे रहे हैं, सहारा बैंक में खोल दे रहे हैं, फिनो बैंक में खोल दे रहे हैं, तो वो आपका जो है प्रसिद्ध पूंजी बाजार नहीं, कैपिटल मार्केट नहीं साथियों। शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट ये दोनों प्रसिद्ध पूंजी बाजार है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। उत्तर डी, देखिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में फिक्की की स्थापना किसने की थी? फिक्की की स्थापना पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिरला साहब ने किया था। गांधी जी के परामर्श पर, गांधी जी के सलाह पर 1927 में हमारे भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज का गठन होता है। फेडरेशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन चैम्बर्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज, फिक्की का फुल फॉर्म है, ध्यान रखे रहेगा। इसका गठन
कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ 1927 में। किसके सलाह पर? गांधी जी की सलाह पर। किसने किया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला। जीडी बिड़ला मतलब साथियों घनश्याम दास बिड़ला जी। ये क्या है? ये हमारे देश का एक औद्योगिक और व्यावसायिक शीर्ष संस्थान है, ट्रेड यूनियन है, व्यापारिक संगठन है। उत्तर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जीडी बिड़ला। 1927 महात्मा गांधी की सलाह पर फिक्की का गठन होता है। 28वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन करिए। संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है। विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, सही है। धर्म के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में है। अवसर की समानता, लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, सही है ये भी। अस्पृश्यता का अंत 17 में है, यानी कि 1 2 3 4 क्रमशः दिया गया है साथियों, यही उत्तर है। देखिएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश परंपरा के आधार पर भेदभाव 15 में है। लोक नियोजन के अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। अगला 29वां प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ साथियों सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना। और अनुच्छेद 320 में होगा लोक सेवा आयोग का कार्य, क्योंकि अनुच्छेद 315 में है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। तो जाहिर सी बात है उसके पास का अनुच्छेद और कोई विकल्प नहीं है, तो यही होगा। इसी को कहते हैं एलिमिनेट करना। तब उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिएगा अगला 30वां और अंतिम प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। वर्तमान में साथियों 550 लोकसभा में अधिकतम संख्या निर्धारित है। देखिएगा 530 राज्यों से सांसद लोकसभा के सदस्य और 20 केंद्र शासित प्रांतों से आते थे और 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता था। एंग्लो इंडियन मनोनयन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा होता था। अब क्या हुआ है कि ये जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन था साथियों, 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अब उत्तर हमारा हो जाएगा 550। आयोग के द्वारा उत्तर भी यही दिया गया था साथियों, डाउट मत रखिएगा। 552 पहले था, अनधिकतम संख्या 552 पहले था, दो निश्चित होने के बाद 550 हो गया है। तो ये था साथियों पहला PYQ जो हमारा GDC हायर एजुकेशन था। ऐसे ही साथियों जैसे ही टाइप हो जाएगा तो आपको अपने चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल को अपने स्टडी ग्रुप और कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मेहनत करें आपके लिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।